I think we are ready to go. We'll just start. Just a second. Am I audible? Yes. Yeah. Okay. Uh, just a second. Okay. So, hello parents. Hello sir. Uh, as you know, मेरा नाम पूजा जोशी है. आई एम द डायरेक्टर ऑफ एंजलमैन फाउंडेशन इंडिया. आज अपन सब यहाँ इसलिए मिले हैं कि एक वेबिनार जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, which is financial planning. This is a most important topic as regards to special needs parenting, but it's the most ignored, I think, because most parents, of course I understand, बहुत busy रहते हैं, they बच्चों के थेरेपी में बाकी सारी चीज़ों में, so ये aspect थोड़ा सा ignore हो जाता है. सो दैट इज़ वाई आज अपन ये वेबिनार मैंने ये प्लान किया है. With me, I have Mr. Jitendra Solanki. Thank you, sir, for joining us. Thank you for taking out your valuable time. Mr. Jitendra Solanki has been in the financial industry from last 15 years. He has authored the book for special needs parents on financial planning. He is SEBI registered CFP. He has done his graduation from IIT Roorkee, and he has been from the past 15 years he's been doing only this, taking care of the financial planning of special parents. So I'm very happy to welcome you, sir. Yeah, so we'll take it from here. Okay. Thank you, Pooja. Yeah. Okay, I'll share the screen. You can see my screen, right? Yes. Okay. So आज हम बात करेंगे स्पेशल नीड्स फाइनेंशियल प्लानिंग की. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमको कवर करने होते हैं. स्पेशल चाइल्ड जब होता है तो ये एलिमेंट्स और बढ़ जाते हैं. आज इस टॉपिक का जो डिस्कशन है वो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड होगा. हम फाइनेंशियल प्लानिंग को समझेंगे कि क्या करना है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, रिक्वायरमेंट कैसे निकालनी है. इसके अलावा जो और लीगल साइड पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए हम अलग वेबिनार करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है समझने के लिए, पेरेंट्स के लिए भी. तो आज हम स्पेसिफिक प्लीज़, सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्लीज़ सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज़. इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग. ओके. सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन वैसे तो पूजा ने दे दिया है, बट मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ. स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के साथ मैं स्पेसिफिकली वर्क करता हूँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, स्पेशल नीड एस्टेट प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड. ये कंपनी लीगल एस्पेक्ट पे काम करती है. लीगल गार्डियनशिप है, विल है, ट्रस्ट है, स्पेसिफिकली जिन स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए. डॉक्टर श्वेता सोलंकी हैं. शी इज अ डिसेबिलिटी एक्सपर्ट विद अस. अगेन 20 years का वर्क एक्सपीरियंस है, एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है. और शिल्पा वाघ है जो एक कंसल्टेंट हैं, और स्पेशल नीड एस्टेट प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी एज अ कंसल्टेंट शी इज देयर. इस मीटिंग में भी हैं शिल्पा. तो मी एंड शिल्पा हम दोनों जो है स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के साथ काम करते हैं. और बुक मैंने ऑथर की है, इसको मैं बाद में लिंक भी भेज दूंगा. फाइनेंशियल प्लानिंग स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज कैसे करें. आपको इस बुक के अंदर काफी कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या एरियाज कवर करने चाहिए और कैसे करना चाहिए. आज के डिस्कशन में हम स्पेसिफिकली स्पेशल नीड्स फाइनेंशियल प्लानिंग को समझेंगे. होता क्या है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स कवर होते हैं. 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम समझेंगे जो स्पेशल नीड्स प्लानिंग के लिए जरूरी है. इन एरियाज को अगर आपने कवर कर लिया
तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है अच्छे से कर सकते हैं। और रिटायरमेंट प्लानिंग को हम समझेंगे, जो कि एक काफी इग्नोर एरिया है। और तो इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग को भी समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब एक स्पेशल चाइल्ड होता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन होगा। अ, सबसे पहले आता है कि अगर हम प्लान नहीं करते हैं तो क्या होगा। देखिए, हम कारण हो सकते हैं डिले करते हैं, या कुछ और कारण है, शायद अनअवेयरनेस है, एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं अच्छे, तो इसकी वजह से डिले होते हैं। लेकिन अगर डिले होते हैं तो क्या होगा, आपके बच्चे के लिए कौन गार्डियन होगा, ये अगर आप नहीं डिसाइड करेंगे तो ये लॉ डिसाइड करेगा। आपका एस्टेट आपके बच्चे को आपके बाद कैसे जाएगा, आपके एसेट्स कैसे उसको जाएंगे, कैसे उसका केयर होगा, ये भी, और किस रेशो में फैमिली मेंबर्स को जाएंगे, ये भी जो है अगर आप डिसाइड नहीं करते हैं तो ये लॉ डिसाइड करेगा। और जब खासकर हम लीगल की बात करते हैं कि लॉ डिसाइड करेगा, तो लॉ ने स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया हुआ है जो हो सकता है हमारे लिए पर्याप्त ना हो। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जितने भी स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं, हम सबको प्लानिंग से बना के चलें। खासा गार्डियन और ट्रस्टीज की बात आती है। गार्डियन, लीगल गार्डियन जो आपके बाद बच्चे का लीगल गार्डियन बनेगा, तो अगर आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं तो लीगल गार्डियन के लिए बड़ा मुश्किल होगा वो केयर करना, क्योंकि जितना आप एज अ पेरेंट जानते हैं अपने बच्चे के बारे में, उतना वो नहीं जानता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मनी। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो कितना पर्याप्त मनी चाहिए, कितना एक्यूमुलेट करना है, वो कॉर्पस ठीक है भी नहीं है, तो ये सब अगर मेरे को नहीं पता है तो हो सकता है जो जितनी जरूरत है पैसों की उतनी ना हो पाए। तो ये रिस्क ऑफ, एक होता है ना कि अगर हम प्लान नहीं करते तो क्या क्या रिस्क हैं, ये वो रिस्क हैं कि अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो जिस तरीके से वो प्लान होगा वो शायद बेनिफिशियल ना हो। इसीलिए हम स्पेशल नीड्स प्लानिंग की तरफ फोकस करते हैं। और अगर प्लानिंग की बात करें तो फाइनेंशियल लाइफ प्लान एक फैमिली में 3 मुख्य एरियाज पे डिपेंडेंट है, और ये तीनों एरियाज कवर करते हैं। प्लान फॉर सिबलिंग फ्यूचर, अगर कोई सिबलिंग है चाइल्ड का तो उसका फ्यूचर कैसे होगा, उसकी एजुकेशन, मैरिज, उसकी प्लानिंग करना। खुद का रिटायरमेंट, आपका रिटायरमेंट कैसे होगा, क्या कॉर्पोरेट चाहिए, वो कैसे रिक्वायरमेंट मीट होंगी, उसकी प्लानिंग करना। और दूसरा स्पेशल चाइल्ड फ्यूचर की, तो उसके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। ये तीनों जब हम प्लान करते हैं तब हमारा एक लाइफ प्लान क्रिएट होता है। वो लाइफ प्लान, वो रोड मैप जो हमें बताता है कि आगे हम कैसे चले। तो स्पेशल नीड्स प्लानिंग होता क्या है, एक रोड मैप है जिसमें ट्रेडिशनल प्लानिंग और स्पेशल चाइल्ड की जो यूनिक रिक्वायरमेंट है उसको इंटीग्रेट किया जाता है। देखिए, हर फैमिली के पास गोल्स होते हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या और भी बहुत सारे गोल्स हैं। ये तो गोल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन इसके अलावा स्पेशल चाइल्ड का गोल भी होता है। तो जब आप स्पेशल नीड्स प्लानिंग की बात करते हैं और अब जब आप रोड मैप बनाते हैं, तो आपको अपने ट्रेडिशनल गोल, जो अपने गोल्स हैं उनको, और स्पेशल चाइल्ड गोल, उन दोनों को इंटीग्रेट आपको करना होता है, तब आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन के आता है। और स्पेशल नीड्स प्लानिंग के अंदर दोनों स्ट्रैटेजी बनती है, फाइनेंशियल और लीगल स्ट्रैटेजी, और ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज को इंटीग्रेट इस तरीके से किया जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट भी मीट हो और स्पेशल चाइल्ड की रिक्वायरमेंट भी पूरी तरीके से मीट हो। फॉर्मेशन ऑफ विल है, ट्रस्ट है, गार्डियनशिप है, ये मुख्य मुख्य एलिमेंट्स हैं जिसका होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपके बाद कैसे केयर होगा, क्या फ्रेमवर्क बनेगा, ये सब डिसाइड करना होता है। आप अपनी लाइफ टाइम में तो प्रिपेयर करेंगे ही, अपनी लाइफ टाइम में आप कैसे फाइनेंसेस मैनेज करेंगे हम उसके बारे में सीखेंगे, लेकिन आपके बाद वो केयर कैसे होगा, कौन गार्डियन बनेगा, एसेट कैसे जाएंगे, तो इसकी प्लानिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपने बच्चे के लिए विजन डिसाइड करते हैं और वो विजन जब दूसरों को क्लियर होता है, तब जो है एक केयर जो है लाइफ लॉन्ग केयर वो प्रॉपर होता है। तो जब आप स्पेशल नीड्स प्लानिंग की बात करते हैं तो जब एक प्लान बनाते हैं उसमें अपना एक विजन भी क्लियर करते हैं। तो ये स्पेशल नीड्स प्लानिंग के एरियाज हैं। अब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए और आपने कर लिया। इनफैक्ट एक प्रोसेस है, आप एक प्रोसेस को जो है आप ले डाउन करते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे।
और ये प्रोसेस अपने आप में डायनेमिक होता है, क्योंकि इसको जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंज होंगे, स्पेशल चाइल्ड के जहां तक लाइफ टाइम की बात है, तो गोल्स चेंज होते हैं। माइनॉरिटी में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एडल्ट फेज में रिक्वायरमेंट वो चेंज हो जाती है, उसके बाद और फैमिली के अंदर चेंजेस होते हैं। तो वो जो लाइफ स्टेजेस के चेंजेस हैं, आप जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें ये चेंजेस अकोमोडेट होने चाहिए, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी जो है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, और उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट की वजह से आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिससे कि आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंटली मैनेजमेंट हो सके। और मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद के लिए हो, बच्चे के लिए हो, और पूरी फैमिली के लिए हो। यही फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? कैश एंड डेट मैनेजमेंट, कैश फ्लो कैसा है, कितना इनकम आया, कितना खर्चा हुआ, क्या सेविंग हो रहा है, इसकी जानकारी। डेट मैनेजमेंट, जो लोन्स लिए हुए हैं ठीक है, ज्यादा है, कम, ये लोन ठीक है या इनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, तो एक डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनती है। इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स दो तरीके से होता है, एक तो वो जो आप अपनी इनकम पे करते हैं, दूसरा जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी टैक्स प्लानिंग की जरूरत होती है। एजुकेशन, चाइल्ड केयर फंडिंग स्ट्रैटेजी, तो जो भी आपका जो स्पेशल चाइल्ड है उसकी केयर की फंडिंग कैसे होगी, किस टूल्स के थ्रू आप फंडिंग करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे एक्यूमुलेट होगा, तो वो स्ट्रैटेजीज हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कब रिटायर होना है, किस एज में रिटायर होना है, उस एज के लिए रिक्वायरमेंट क्या आएगी रिटायरमेंट के बाद, तो ये सब रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान एनालिसिस, जो सैलरीड हैं उनके लिए एम्प्लॉयर बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं, वो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स कैसे मैक्सिमाइज किया जाए जिससे कि अपने रिसोर्सेज के साथ साथ एम्प्लॉयर बेनिफिट जो है मैक्सिमम आपको जो है बेनिफिट दे सके। इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कौन से इंश्योरेंस लिया जाए जिससे कि अपनी फैमिली को आप एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सके। क्या इन्वेस्ट, कहाँ करना चाहिए इन्वेस्ट, कैसे करना चाहिए, क्या एलोकेशन फॉलो करना चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। एस्टेट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज, एस्टेट प्लानिंग है कि जो बच्चे का लाइफ लॉन्ग केयर है वो कैसे होगा, आपके बाद कैसे होगा, क्या फ्रेमवर्क बनाया जाए, एसेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये एस्टेट प्लानिंग की स्ट्रैटेजी आती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए वो बिजनेस का सक्सेशन कैसे होगा, आगे कौन सक्सीड करेगा, किस वे में सक्सीड करेगा, ये सब एक सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा होता है। और साथ में आता है स्पेशल नीड्स प्लानिंग, आपके बच्चे की, स्पेशल चाइल्ड बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो कवर होने चाहिए। जब इन एलिमेंट्स को आप कवर करते हैं और एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, तब जो है आप अपने फाइनेंसेस को उतना ही एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब प्रोसेस के अंदर देखें, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस तो जनरली 6 स्टेप के अंदर आप पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पहला आता है गोल सेटिंग, जहां डेस्टिनेशन है, आपको जाना कहाँ है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। घर खरीदना भी गोल है, कार खरीदना भी गोल है, 6 महीने बाद कोई वेकेशन जाना है वो भी गोल है, रिटायरमेंट भी आपका गोल है। तो वो गोल सेटिंग करनी जरूरी है। जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक गोल है आपके लिए, लेकिन उसके अंदर क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आएगी वो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो गोल सेटिंग के अंदर हर गोल का आप मॉनिटरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि तभी आप पता लगा पाएंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे। जब आपने गोल सेटिंग कर दिया, आपको पता है कि आपने क्या क्या गोल्स हैं, तो आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि हम आज खड़े कहाँ हैं, करंट सिचुएशन में क्या सेविंग्स इनफ है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पूरा है, अगर नहीं तो कुछ ना कुछ पिटफॉल्स होंगे, गैप्स आ जाएंगे कि शायद आपके गोल्स मीट नहीं हो रहे हैं। तो जब आप पिटफॉल्स को आप एनालाइज करते हैं, आपको जब पता लग जाता है कि ये गैप्स हैं, तो आप फिर स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं कि इन गैप्स को कैसे मीट किया जाए। आप लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, सेविंग्स को बढ़ाते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपके फाइनेंशियल गैप को पूरा करती हैं। और जब आप स्ट्रैटेजीज आप बना लेते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज बना के इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर उसको रेगुलर रिव्यू करते हैं जिससे कि चेंजेस जो आ रहे हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होगा आपके फाइनेंसिस पे, उसको आप अकोमोडेट कर सकें। तो ये 6 स्टेप में एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं।
5 बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये मेन वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो मेरा मानना है कि इसके ऊपर पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग टिका हुआ है। प्रिपेयरिंग अ बजट, एस्टिमेटिंग लाइफ टाइम कॉस्ट, सेटिंग गोल्स, सेट द सेफ्टी नेट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, ये 5 वो पिलर्स हैं जिसपे आपका और आपके फैमिली का पूरा प्लानिंग टिका हुआ है। अब एक एक एलिमेंट को हम समझते हैं। पहला आता है प्रिपेयरिंग अ बजट। किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन, जो बेसिक स्टार्ट पॉइंट होता है वो होता है बजटिंग। बजटिंग क्या होता है कि आपको ये पता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आपका कैश फ्लो क्या है। और जब आपको ये पता है कि एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आपकी सेविंग्स कम है तो क्यों कम है, और क्या कोई एडजस्टमेंट करने का तरीका है, क्या एक्सपेंसेस ज्यादा है या इनकम को बढ़ाना है। तो वो एनालिसिस आप तभी कर सकते हैं जब आप एक बजट फॉलो करते हो। लेकिन होता क्या है कि स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए स्पेशल चाइल्ड के अपने आप में एक एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम जनरली उन एक्सपेंसेस को कॉमन फैमिली एक्सपेंसेस में ही मीट करते हैं। लेकिन ये जरूरी होता है कि अगर हमें केवल स्पेशल चाइल्ड की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी है तो बजटिंग भी हमें उसी हिसाब से करना होगा। प्रिपेयरिंग अ बजट, तो जब भी स्पेशल चाइल्ड है तो आपके घर में, तो स्पेशल चाइल्ड के लिए आपको अलग से बजट बना के चलना चाहिए। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, ये चार्ट हमने बनाया था। तो ये एक स्पेशल चाइल्ड एक्सपेंस वर्कशीट है। ये वर्कशीट जब आप फॉलो करते हैं तो आपको मंथ ऑन मंथ ये पता रहता है कि स्पेशल चाइल्ड के ऊपर कितना एक्सपेंस हो रहा है, ये क्यों जरूरी है, क्यों अलग से इसकी बजटिंग करनी जरूरी है। ये हम सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक में समझेंगे जब हम उसकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप फैमिली बजट से स्पेशल चाइल्ड के एक्सपेंसेस को हटा के आप स्पेशल चाइल्ड के एक्सपेंसेस अलग से मॉनिटर करें। अब अगर इस वर्कशीट को देखें तो स्पेशल चाइल्ड एक्सपेंस के अंदर लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, डे टू डे केयर हो गया, डोमेस्टिक है, ड्राइवर, पर्सनल नीड्स हो गई, फूड, आउटिंग, क्लोथिंग, स्कूलिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग, कॉस्ट फॉर स्पेशल इक्विपमेंट्स अगर कोई है, हेल्थ नीड्स या मेडिकल से रिलेटेड है, डॉक्टर विजिट है, थेरेपी है, मेडिसिन है, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल रिक्रिएशनल, एंटरटेनमेंट, टेलीफोन, आउटिंग्स, उसके साथ कोई मेंबरशिप है और कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है उसके लिए, तो मिस एक्सपेंसेस हैं। तो ये केवल स्पेशल चाइल्ड के एक्सपेंसेस का चार्ट है। तो ये जरूरी है कि हर पेरेंट स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको अलग से प्लान करके चले। तो ये सेपरेट बजट फॉर स्पेशल नीड चाइल्ड, स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए सेपरेट बजटिंग होनी चाहिए। इंक्लूड ऑल प्रोबेबल एक्सपेंसेस, सपोर्ट इक्विपमेंट कॉस्ट। जब भी आप स्पेशल चाइल्ड के एक्सपेंसेस अलग से मैनेज कर रहे हैं तो जितने भी प्रोबेबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं उनको मैनेज, उनको इंक्लूड करें। अगर मान लीजिए आज आप स्टार्ट करते हैं तो जरूर, क्योंकि आपको नहीं पता होगा अलग से आइडेंटिफिकेशन में, जैसे कि फूड पे कितना खर्च होता है क्या, इसको हम किसी अजम्पशन के साथ लेके चल सकते हैं और उसको कुछ महीने मॉनिटर करके आपको एक्यूरेट एक्सपेंसेस आपको पता लगते हैं। और जैसे जैसे आपकी चाइल्ड की लाइफ स्टेजेस में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपकी जो बजटिंग है उसमें जो है अकोमोडेट होगा। तो वो एक्सपेंसेस वेरी करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, माइनॉरिटी में एक्सपेंसेस हैं, एडल्ट फेज में एक्सपेंसेस चेंज हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि जब आपको पता रहेगा कि स्पेशल चाइल्ड के आप बजटिंग अलग से कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये आइडिया रहेगा कि उसके एक्सपेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, और वो जो अलग से आइडेंटिफिकेशन करना है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए वो ज्यादा आसान होगा। तो इसलिए जरूरी है कि अलग से बजटिंग करके चलें। इसके बाद आता है सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक्स में आइडेंटिफाइंग, एस्टिमेटिंग द लाइफ टाइम कॉस्ट। अब लाइफ टाइम कॉस्ट क्यों, इसका एस्टिमेशन क्यों जरूरी है। हम अपनी, एक तो ये है कि कितना कॉर्पस चाहिए जो बच्चे की लाइफ लॉन्ग केयर के लिए एडुकेट होगा, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता है कि कितना एडुकेट होगा तो फिर मेरे बाद जो लीगल गार्डियन या कोई भी फ्रेमवर्क हम बनाते हैं
तो वो कैसे मैनेज करेगा? अगर वो पैसा आगे चल के शॉर्ट होता है तो वो कहाँ से फंडिंग होगा? तो इसलिए जरूरी है कि लाइफ टाइम कॉस्ट, लाइफ टाइम केयर कॉस्ट जो है उसका आइडेंटिफिकेशन हो। इसको हम केस स्टडी के साथ समझेंगे कैसे किया जाता है। आइडेंटिफाइंग इनकम सोर्सेज, इसके लिए सबसे पहले आप इनकम सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं ओनली रिलेटेड टू स्पेशल चाइल्ड, जो आपके बाद स्पेशल चाइल्ड हो जाएगी। इसमें सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम हो सकती है, कोई पेरेंट की इनकम है पोस्ट रिटायरमेंट, जैसे पेंशन इनकम है। तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी पेंशन इनकम, फैमिली पेंशन स्पेशल चाइल्ड को जाती है उनके पास। गवर्नमेंट स्कीम्स है अगर अवेलेबल हैं, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सपोर्ट, क्या गिफ्ट है, कोई इनहेरिटेंस आ रहा है, मनी फ्रॉम पेरेंट्स या दूसरे फैमिली मेंबर से, या कोई इंश्योरेंस बेनिफिट है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसके प्रोसीड स्पेशल चाइल्ड को जाएंगे, कोई पेंशन या एन्युटी इनकम है। तो जो भी पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम है पहले हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। आज कल को कब कब आएगा, डायरेक्टली टू चाइल्ड जाएगा, या अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट किया है तो ट्रस्ट को जा सकता है। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं चाइल्ड के एक्सपेंसेस। ये वही एक्सपेंस स्टार्ट है जो मैंने आपको पहले दिखाया, और इसीलिए ये फैक्टर्स टू कंसीडर, जितने प्रोबेबल एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड करना होगा। चाइल्ड अगर माइनर फेज में है, 18 साल से कम है, तो फ्यूचर कॉस्ट विल अराइज, क्या फ्यूचर कॉस्ट अराइज होंगी उसका आइडेंटिफिकेशन। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी आज की वैल्यू निकाली जाती है। एक्सपेंस अगर कोई अनक्लियर है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप आज फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको काफी एक्सपेंसेस अनक्लियर होंगे, उनको मॉनिटर करना होगा कुछ टाइम तक, और इन्फ्लेशन को अकाउंट करना होगा। कैसे कैसे ये एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन से बढ़ेंगे, तो इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल आपकी लाइफ पे क्या होगा, इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। और यही फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। आप उस फाइनेंशियल इंपैक्ट को समझते हैं कि ये एक्सपेंसेस अगर कल को बढ़ते हैं तो इसका इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल पे कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20,000 पर मंथ एक्सपेंसेस हैं तो 30 साल के अंदर अगर 7% में इन्फ्लेशन लूं तो यही एक्सपेंसेस 1.62 लाख पर मंथ हो जाते हैं। ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, और यही इम्पैक्ट है जो आपको समझना होगा, जिसके लिए हम ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं। एस्टिमेटिंग लाइफ टाइम कॉस्ट, और कोई भी अब जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, 60, 70, 80, जो भी हम अज्यूम करते हैं। इनकम ग्रोथ क्या होगा, आपकी इनकम कैसे ग्रो करेगी, सर्टेन नहीं है, बट हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। इन्फ्लेशन कितना होगा, 7% हम जनरल इन्फ्लेशन ले रहे हैं, हो सकता है हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस उससे हायर साइड पे हो, तो इन्फ्लेशन हम कितना लेके चल रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न क्या है कॉर्पस पे, और टैक्सेस कैसे होंगे। हम अगर आज 10% की टैक्स स्लैब में है तो क्या कल को 30% की टैक्स स्लैब में जाएंगे। तो जब भी लाइफ कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, लाइफ टाइम कॉस्ट, तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, और इसीलिए ये जो पीरियोडिक मॉनिटरिंग जो होता है, रिव्यू जो होता है, वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये अजम्पशन कल को चेंज हो सकते हैं, और अगर चेंज होते हैं तो उनको मैं जो है अपने फाइनेंशियल प्लान में अकोमोडेट करता हूँ। अब यही हम केस स्टडी से समझते हैं कि लाइफ टाइम कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं। विक्की 5-year-old एक स्पेशल नीड चाइल्ड है। गौरव, हिज फादर, 37 years एज, ही विश टू एस्टिमेट कि उसकी लाइफ टाइम केयर के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। वी अज्यूम कि विक्की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गोइंग टू बी नियर 70 years. Average inflation of 7% assumed and 8% return on the corpus is assumed. तो ये assumption है, ये केस स्टडी के assumptions हैं। सबसे पहले आता है विक्की के एक्सपेंसेस निकालना। अभी जो सामने चार्ट में जो आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं, यही है जब आप स्पेशल चाइल्ड के अलग से एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। आज की डेट में गौरव के लिए विक्की की एक्सपेंसेस 38,500 मंथली है, ये अलग से एस्टिमेट करा हुआ है। तो इसका मतलब 4,62,000 एनुअल एक्सपेंस, ही हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर ऑल दीज एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। अगर गौरव नहीं है तो ये एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, ये एक्सपेंसेस कैसे मीट होंगे, इसका प्रोविजन गौरव को करना है। बट उससे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि कितना कॉर्पस चाहिए एक्चुअल में, जो कि विक्की की पूरी लाइफ टाइम का केयर कर सकता है। दो तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के, परपेचुअल एन्युटी मेथड और इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस। अब परपेचुअल एन्युटी क्या होता है, 4,62,000 जो गौरव का, जो विक्की का एक्सपेंस था, अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि यही एक्सपेंस विक्की की लाइफ टाइम में रहने वाला है, यानी कि गौरव को
एनुअली 4,62,000 इनकम का प्रोविजन करना है जो विक्की के लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो उसके लिए सिंपल हो जाता है कि अगर 92 लाख का कॉर्पस हो और उस पे अगर 5% का भी रिटर्न अगर उस पे आए, तो 4,62,000 गौरव की लाइफ विक्की की लाइफ टाइम तक इनकम आ सकती है। तो यानी कि परपेचुअल एन्युटी के हिसाब से 92 लाख का जो कॉर्पस है वो गौरव को आज चाहिए। अगर गौरव को कुछ हो जाता है तो वो ये कॉर्पस उसको विक्की के लिए प्रोविजन करके जाना होगा। अब परपेचुअल एन्युटी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इजीएस्ट मेथड है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं फैक्टर है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है कि इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर नहीं, तो कल को अगर ये एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन इस मेथड का एक बेनिफिट ये है कि ट्रीटेड एज अ मिनिमम कॉर्पस रिक्वायर्ड, इतना तो प्रोविजन करना ही है। एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितना होगा वो अलग है, लेकिन जो परपेचुअल एन्युटी से जो कॉर्पस निकलेगा इतना तो प्रोविजन आपको करना ही है। तो गौरव को एटलीस्ट 4,62,000 के लिए प्रोविजन करना है, यानी कि बेयर मिनिमम 92 लाख का कॉर्पस गौरव को प्रोविजन करना ही है। अगर ये मेथड आप फॉलो करते हैं तो आपको हर 3-4 साल में ये रिव्यू करना होगा और एक्सपेंसेस जितने बढ़ गए हैं उसका प्रोविजन आपको उसमें अकोमोडेट करना होगा। इस मेथड का एक ही एडवांटेज है कि बहुत बड़े शॉर्टफॉल से आपको ये सेव करता है। वरना क्या होगा, आपको पता ही नहीं है कि बेयर मिनिमम कॉर्पस क्या चाहिए आपको। तो अगर गौरव को नहीं पता है तो गौरव वुड थिंक 50 लाख इज ऑल्सो इनफ, बट देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ह्यूज शॉर्टफॉल। इसीलिए परपेचुअल एन्युटी मेथड हम लोग जो है एडवाइस करते हैं कि इसके थ्रू भी आप कॉर्पस निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल कितना चाहिए वो निकलता है जब आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते हैं। तो इसी अगर मैं केस स्टडी को देखूं और इन्फ्लेशन को अगर मैं फैक्टर इन कर दूं, तो एक्चुअल जो गौरव का नीड है कॉर्पस के लिए वो 2.3 सीआर है, यानी कि 2.3 करोड़ है। तो गौरव को एक्चुअल में कॉर्पस 2.3 सीआर का चाहिए, जो विक्की की लाइफ टाइम केयर कर सकता है उस कॉर्पस से। अब इन्फ्लेशन जब एडजस्टेड कॉर्पस हम करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर और लोअर हो सकती है। हम यहाँ पे 70 साल अज्यूम कर रहे हैं, कितनी आप अज्यूम करते हैं उसके बेस पे कॉर्पस निकलेगा। एक्यूरेट एक्सपेंसेस कभी कभी एकदम अर्ली ईयर्स में बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि काफी जल्दी चेंज होते हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता है इनको एस्टिमेट करना। तो आपको शायद बजटिंग जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन, स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकते हैं। और वो ज्यादा क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मेडिकल हेल्थ केयर भी जुड़े हुए हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। तो इन एक्सपेंसेस के लिए अब आप 7% लेते हैं या आप एक्सपेंसेस का ही अलग अलग इन्फ्लेशन लेते हैं, ये आपको देखना होगा। मोस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर वेरिएबल, हम कांस्टेंट रिटर्न अज्यूम कर लेते हैं कि इतने कॉर्पस पे 5% का रिटर्न आएगा, बट रिटर्न्स वेरिएबल होते हैं। तो वो रिटर्न्स भी बड़ा एक फैक्टर है कि आज कितना मिल रहा है और कल को कितना मिलेगा। इसीलिए जो रेगुलर पीरियोडिक मॉनिटरिंग है वो बहुत जरूरी होता है। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस जब आप एस्टिमेट करते हैं तो उसके फैक्टर्स हैं जिसको नोट करना जरूरी है। तो जो इस केस स्टडी में हमने ये देखा कि एस्टिमेशन ऑफ कॉर्पस कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपको बताएगा कि आपके पास आज की डेट में इनफ है, नहीं है तो उसका प्रोविजन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौरव को एक्चुअल में 2.3 करोड़ का चाहिए, गौरव को ये पता है कि मैं 1.5 तक एक्यूमुलेट कर सकता हूं। अब वो 1 करोड़ का शॉर्टफॉल वो कहां से मीट कर सकता है, तो लाइफ इंश्योरेंस से प्रोबेबली गौरव जो है वो 1 करोड़ का शॉर्टफॉल मीट कर सकता है कि अगर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस हो तो उसका वो प्रोटेक्शन हमेशा लेके चल सकता है। हम हमेशा इंस्टेंट की बात करते हैं, हो सकता है फ्यूचर में आप उतना एक्यूमुलेट कर लें, लेकिन इंस्टेंटली अगर कुछ होता है तब क्या होगा, तो उसके लिए फिर आपको टूल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। लेकिन अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस भी अगर आप ले रहे हैं तो कितना लेना चाहिए जो विक्की के एक्सपेंसेस को जो है कवर कर ले, उसके लिए ये लाइफ टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है सेटिंग गोल्स।
जैसे हम ट्रेडिशनली सेट गोल करते हैं कि चलो घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, सिबलिंग होता है उसकी एजुकेशन, मैरिज है, तो हम गोल सेट करते हैं और उनका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम सेविंग्स कितनी हमें करनी है। लेकिन स्पेशल चाइल्ड का रिक्वायरमेंट तो लाइफ लॉन्ग है, तो उसके लिए कैसे गोल सेट किए जाए, क्योंकि अगर गोल सेट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप कैसे चूज करेंगे। अब गोल सेट करने के लिए, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिशनल में हम क्या करते हैं कि 2 साल के बाद कार खरीदनी है, उसको शॉर्ट टर्म गोल मान लिया। 5 साल के बाद घर खरीदना है, वो मीडियम टर्म गोल हो गए। लॉन्ग टर्म में जो 10 साल 15 साल के लिए जिनका हॉराइजन है, उनके लिए चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। ट्रेडिशनली हम लोग इससे हम सेट करते हैं। स्पेशल चाइल्ड से भी रिलेटेड इसी तरीके से सेट किए जा सकते हैं। इमीडिएट एक्सपेंसेस हैं, अगले 3 साल के एक्सपेंसेस हैं, आपने शॉर्ट टर्म में डाल दिया। 5 से 7 साल के बाद जो एक्सपेंसेस आएंगे, 5 से 7 साल के बीच में जो एक्सपेंसेस होंगे, वो मीडियम टर्म गोल हो गया आपके लिए। और जो भी एक्सपेंसेस 7 साल के बाद आएंगे, वो लॉन्ग टर्म गोल्स हो गया। इसके अलावा कोई एडिशनल सपोर्ट वो किस टाइम पे आता है, मान लीजिए आपको पता है कि घर में मॉडिफिकेशन करना होगा स्पेसिफिकली जब बच्चा एडल्ट हो जाएगा, और उसके लिए अभी 10 साल हैं, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो जैसे हम ट्रेडिशनली गोल सेट करते हैं, ऐसे ही स्पेशल चाइल्ड के लिए गोल सेट कर सकते हैं। और फिर हम टोटल, जब हमें हमें सारे गोल्स पता लग जाते हैं, तब हम अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि वो कैसे मीट होगा। अब जनरली स्पेशल चाइल्ड के लिए दो मीडियम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक गोल आइडेंटिफिकेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन कौन से गोल आएंगे, को खासकर स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड होंगे। इसके लिए स्पेशल चाइल्ड की लाइफ स्टेजेस समझना बहुत जरूरी है कि उसकी लाइफ स्टेज कैसी होगी। और जब आप वो लाइफ स्टेज को समझेंगे, तब आपको हर लाइफ स्टेज पे क्या रिक्वायरमेंट आने वाला है, फाइनेंशियल, लीगल, वो आपको पता रहेगा। जैसे ये लाइफ स्टेज हमने बनाई है, जिसमें स्टेज 1 माइनॉरिटी हो गया, स्टेज 2 हो गया एडल्ट, चाइल्ड घर में रहता है आपके साथ, स्टेज 3 हो गया एडल्ट जब चाइल्ड एक्सटर्नल लिविंग एनवायरनमेंट में मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल केयर होम में मूव करता है, स्टेज 4 हो गया फर्स्ट पेरेंट की डेथ होती है, स्टेज 5 हो गया सेकेंड पेरेंट की डेथ होती है, एंड देन चाइल्ड लाइफ टाइम। तो ये 5 लाइफ स्टेजेस में डिवाइडेड है। अब हर स्टेज में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे माइनॉरिटी में क्या होगा, डायग्नोसिस है, अर्ली इंटरवेंशन है, काउंसलिंग है, थेरेपीज है, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा। जब एडल्ट है, घर में रह रहा है, तो लीगल गार्डियनशिप एक फैक्टर आएगा, रिक्वायरमेंट आएगा। फंडिंग चाइल्ड केयर, क्या सर्विसेज सपोर्ट कैसे चेंज होंगी, रेजिडेंशियल नीड्स उस टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी उस तरफ रिटायरमेंट की तरफ पहुंचने लगेंगे। एक्सटर्नल लिविंग एनवायरनमेंट में अगर मूव करता है, तो चाइल्ड की अडेप्टेबिलिटी कैसे होगी उस एनवायरनमेंट में, क्या रेजिडेंशियल फैसिलिटीज कैसे आइडेंटिफाई की जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे आएगा। फर्स्ट पेरेंट डेथ होती है तो प्रोबेट है, ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, विल एग्जीक्यूशन है। इसी तरह से स्टेज 5 है, जहाँ सेकेंड पेरेंट डेथ, तो प्रोबेट है, ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड एंड ऑफ चाइल्ड लाइफ टाइम। तो हर लाइफ स्टेज पे फाइनेंशियल और लीगल रिक्वायरमेंट है। जब आप लाइफ स्टेज बनाते हैं, इस तरह की कोई टाइमलाइन जब आप बनाते हैं स्पेशल चाइल्ड के लिए, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हर लाइफ स्टेज के ऊपर आपके पास क्या फाइनेंशियल और लीगल रिक्वायरमेंट आएंगे। तो आपके लिए गोल सेटिंग बहुत आसान हो जाता है। ये टाइमलाइन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे भी। वो रिसोर्सेज की मैं बात करूंगा एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। चौथा बिल्डिंग ब्लॉक है सेफ्टी नेट। आपने गोल सेट कर दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हो गया, बजटिंग आपने समझ लिया, अब आता है सेफ्टी नेट कैसे क्रिएट करें आपके बाद आपकी लाइफ टाइम में फाइनेंसिस पे कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए क्या सेफ्टी नेट क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस। कवर योर सेल्फ एडुकेटली। पेरेंट्स को अपने लिए कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडुकेटली कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, जो ज्यादातर अगर आप एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है आपके पास, मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्लॉयर इंश्योरेंस एडुकेट नहीं मिलेगा, तो उस पर डिपेंडेंसी करना मुश्किल होता है। तो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस के अलावा भी आपके पास एडुकेट इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस फॉर द चाइल्ड, लिमिटेशंस है स्पेशल चाइल्ड के लिए इंश्योरेंस मिलना, जो कि एरिया ओपन अप हुआ है।
एंड इफ वायबल क्रिएट अ हेल्थ फंड। अगर पॉसिबल हो तो चाइल्ड के लिए एक हेल्थ फंड हमेशा बना के चलें। तो मान लीजिए आप अगर सोचते हैं कि 25-30 लाख के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो उतने का ही आप एक हेल्थ फंड क्रिएट कर सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली टू रिलेटेड टू स्पेशल चिल्ड्रन बहुत लिमिटेशंस है इंडिया के अंदर, बट कुछ अच्छा हुआ, कुछ चेंजेस हुए। 1 अक्टूबर 2020 में आईआरडीए जो रेगुलेटर है उसने कुछ ट्रीटमेंट का लिस्ट निकाला जो मैंडेटरीली कवर्ड होंगी सब इंश्योरेंस इनको, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज अब डिनाई नहीं कर सकती इनको हेल्थ इन जो भी लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई किया उनके लिए अब हेल्थ इंश्योरेंस डिनाई नहीं किया जा सकता। इसमें बिहेवियर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज एंड डिसऑर्डर्स अब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैंडेटरीली इंक्लूड कर दिया है। बट जैसा मैंने कुछ टाइम लगेगा, जब आप देखेंगे कि सभी कंपनीज ने कवरेज करना शुरू कर दिया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंटेशन में। कुछ कंपनीज ने कर दिया इम्प्लीमेंट, कुछ कंपनीज अभी टाइम ले रही हैं, तो उनके लिए भी वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लैरिटी, काफी क्लैरिटीज हैं जो भी और आएंगी, बट मोर और लेस इस मैंडेट के बाद अब हेल्थ इंश्योरेंस एरिया जो है वो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए काफी ओपन हो गया। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस, विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी नेट। और लाइफ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक्चुअल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का क्या होता है कि कई थंब रूल्स बने हुए हैं। कई बार आपको मिलेगा कि 10 टाइम्स ऑफ इनकम आप ले सकते हैं, 20 टाइम्स ऑफ इनकम आप ले सकते हैं, 30 टाइम्स ऑफ इनकम ले सकते हैं। लेकिन जब आप स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इंश्योरेंस जो कवरेज है वो आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करे। उस लाइफ इंश्योरेंस में आपकी चाइल्ड की लाइफ टाइम केयर कॉस्ट कवर होनी चाहिए। जो हमने केस स्टडी में आइडेंटिफाई किया, जैसे गौरव अगर अपने फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट निकालते हैं तो उसमें ये हो जाएगा कि सिबलिंग है, सिबलिंग के लिए एजुकेशन है, उसकी मैरिज है, उसके लिए 40 लाख की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। तो क्योंकि अभी वो माइनर है तो उसके लिए वो 40 लाख का इंश्योरेंस कवरेज के अंदर इंक्लूड होगा। सेकेंडली जो विक्की का जो लाइफ टाइम केयर कॉस्ट है 2.3 CR का, उसमें से जो भी गैप होगा वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो जो टोटल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, लाइफ इंश्योरेंस पुट सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट कि फैमिली को मेरे बाद प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है। बोथ पेरेंट्स नीड लाइफ इंश्योरेंस कवर। आर व्यू इज की फॉर स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज जितना इंपॉर्टेंस एक ब्रेड विनिंग के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंस एक हाउस वाइफ के लिए है या सेकंड पेरेंट के लिए है। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों ही पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हो। एंड अवेल ओनली टर्म इंश्योरेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लाइफ इंश्योरेंस एज अ फैमिली प्रोटेक्शन, एज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली, फॉर द स्पेशल चाइल्ड। इसके लिए इट ओनली टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। तो अवेल ओनली टर्म इंश्योरेंस, इसके अलावा कोई और भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, देयर विल ऑलवेज बी अ गैप। अगर आप कैश वैल्यू पॉलिसी लेते हैं तो आप अगर टर्म इंश्योरेंस के बराबर उसमें अगर आप कवरेज लेना चाहेंगे तो शायद उसके प्रीमियम आपकी मीन्स के बियॉन्ड होंगे। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट टूल वे यू कैन गेट अ वेरी हाई लाइफ इंश्योरेंस कवरेज विद लीस्ट पे आउट ऑफ प्रीमियम। Specific policies, special children's related, are not available today, and also it becomes an important escape for instant funding of the trust after you. लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन पर्पज है वो है प्रोटेक्शन, खासकर मान लीजिए अगले 20 सालों के लिए जब तक आपके पास वो कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा। इसके बीच में अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो कॉर्पस कहां से आएगा? लाइफ इंश्योरेंस उस गैप को फिल करता है। आपके 2 करोड़ का, जैसे गौरव के लिए 2.3 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, गौरव के पास आज 30 लाख है, बट ही नोस ही कैन एक्यूमुलेट इन अनदर 20 years ही कैन एक्यूमुलेट अ 3 करोड़ कॉर्पस। बट इस 20 साल के अंदर अगर कुछ हो जाता है गौरव को तो 2.3 करोड़ कैसे मीट होगा? तो अगर 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस गौरव लेता है तो वो प्रोटेक्शन हमेशा गौरव के पास रहेगा। एनीथिंग हैपन्स टू गौरव, द लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड will fund the will fund Vicky expenses for his lifetime care, and that's why it's an important estate for instant funding for the special need child care.
आइडेंटिफाई कवरेज तो कैसे निकालना चाहिए? सबसे पहले आता है इमीडिएट कॉर्पस रिक्वायर्ड। दो तरीके से है, जब भी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज निकालें उसमें दो एलिमेंट्स को कवर करें। एक, इमीडिएटली क्या आपको कॉर्पस, अगर कुछ हो जाएगा तो इमीडिएटली क्या जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी रिजर्व्स होंगे, लोन्स एंड लायबिलिटीज रीपे करनी होंगी फैमिली को, लीगल एक्सपेंसेस हो सकता है कवर करने हो। लीगल एक्सपेंसेस कई तरीके से आ सकते हैं, विल का प्रोबेट है, ट्रस्ट का फंडिंग है या ट्रस्ट का क्रिएशन है, इस तरीके से। जनरेट अ लाइफ टाइम इनकम, जो भी कॉर्पस है उसे लाइफ टाइम इनकम जनरेट करना है। मंथ ऑन मंथ लिविंग एक्सपेंसेस मीट करना है। चाइल्ड का लाइफ टाइम केयर है। रेगुलर एक्सपेंसेस फॉर हायरिंग हाउसमेट, सर्वेंट्स फॉर सेल्फ और चाइल्ड केयर, fees for guardianship, legal and other professionals such as trustees, and any additional expenses। फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस में कवरेज लेना चाहिए? चाइल्ड केयर फॉर ओल्डर एज ऑफ सर्वाइविंग स्पाउस, तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो स्पाउस, सर्वाइविंग स्पाउस की भी ओल्ड एज में चाइल्ड केयर कैसे होगा, कौन, उसके लिए फंडिंग आपको प्रोविजन करना होगा। रिटायरमेंट एक्सपेंसेस फॉर सर्वाइविंग स्पाउस, इफ सिबलिंग देन एक्सपेंसेस फॉर हिज और एजुकेशन एंड मैरिज, and cost of house purchase if child with disability is going to live separately। तो दिस इज द वे यू आइडेंटिफाई कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज कितना लेना चाहिए। थर्ड सेफ्टी नेट इज डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स, कि अगर टेम्पररी या परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाए किसी पेरेंट को, खासकर जो अर्निंग पेरेंट है, तो फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसे मीट होगा। वहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन वोंट हेल्प, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस केवल डेथ पे एग्जीक्यूट होता है। देन व्हाट विल हैपन, तो वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं आप? दैट इज डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इंडिया में लार्जली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको मिलता है। एंड दे हैव गॉट एन ऑप्शन ऑफ मंथली पे आउट फॉर फ्यू इयर्स बट अ लमसम कॉर्पस प्लस अदर एक्सपेंसेस टू बियर। अगेन, एक चेकलिस्ट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो क्या वीकली मंथली बेनिफिट मिल रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, डेज वीक्स एंड ईयर्स, वेटिंग पीरियड कितना है, बेनिफिट पीरियड क्या है, डेज वीक्स एंड ईयर, डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, इज इट कॉम्प्रिहेंसिव इनफ इन द पॉलिसी, डज इट कवर टेम्पररी पार्शियल डिसेबिलिटी एंड व्हाट डिफाइंस इट, क्या डेफिनेशन है, प्रीमियम कितना है, कैन यू कवर स्पाउस और सिबलिंग आल्सो इन द सेम पॉलिसी, एंड क्या एडिशनल फीचर्स हैं उसमें, रिहैबिलिटेशन है, डैमेज रिपेयर्स, ट्रांसपोर्टेशन। तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी का ये चेकलिस्ट है कि जब भी आप बाय करने जाए तो ये देखें बेस्ड ऑन दिस चेकलिस्ट कि क्या उसमें कवरेज आपको मिल रहा है। तो लाइफ, हेल्थ एंड डिसेबिलिटी आर द थ्री मोस्ट top most safety net which every family, every parent of a special child should take into consideration and should cover। इसके अलावा और भी इंश्योरेंसेस हो सकते हैं, होम, कार, बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली सिचुएशन। अगर बिजनेस रन करते हैं तो उसमें भी इंश्योरेंसेस अवेलेबल होते हैं। कार के लिए तो फिर मैंडेटरी है, तो उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। और होम के लिए अगर आपके पास घर है, कंटेंट है, तो अगेन थी बर्गलरी, तो उस तरह के इंश्योरेंसेज है। तो जित भी इस पर्पस क्या है सेफ्टी नेट का, कि जहां पे भी लगे फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, अगर ये सिचुएशन अराइज होती है और वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपके घर के फाइनेंसेस को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि उस सेफ्टी नेट को आप कवर करके चले। देन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली हम एडॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुड ऑलवेज लिंक टू योर गोल्स। बिना गोल्स के अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे, दैट विल बी ऑलवेज एन एडॉक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करें, ठीक है नहीं है, गोल्स के साथ उनको अलाइन करें। पर्सनल रिस्क असेसमेंट करें। व्हेन यू डू अ पर्सनल रिस्क असेसमेंट, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट है, देर आर इक्विटीज, डेट, गोल्ड, बहुत सारी एसेट क्लासेस हैं। आपका कितना रिस्क एपेटाइट है, अगर आप इक्विटी में जाते हैं या किसी वोलेटाइल एसेट क्लासेस में जाते हैं, तो क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक रिस्क असेसमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब मैं लॉन्ग टर्म में क्या पॉलिसी अडॉप्ट करूंगा, शॉर्ट टर्म में क्या पॉलिसी अडॉप्ट करूंगा, एंड देन यू डू एन एसेट एलोकेशन। इसके बाद फिर आप एसेट एलोकेशन करते हैं कि
30 इक्विटी में डाला, 40 डेट में डाला, बाकी गोल्ड में डाला, तो इस तरीके से एसेट एलोकेशन किया। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी अपने आप में एक प्लानिंग है। वो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके लिए अगेन यू हैव टू डू योर होमवर्क, यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके रिस्क एपेटाइट को मैच करता हो, वो आपके गोल्स को मैच किया हुआ हो, जिससे कि आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट विल मीट माय ऑब्जेक्टिव। तभी आप उसको जब आप रिव्यू करेंगे, अगर वो किसी गोल के साथ अलाइन है, देन ओनली यू विल डू अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इट्स लाइक जैसे आपने गोल्स आइडेंटिफाई किए, तो जैसे स्पेशल चाइल्ड से किए, इमीडिएट एक्सपेंसेस हैं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हैं, बियॉन्ड 7 years है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं 7 years के बाद, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन जाएगा। इमीडिएट एक्सपेंसेस है तो उसके लिए यू नो वेरी वेल कि यू कांट गो इनटू वॉलेटाइल एसेट क्लास, तो इसलिए उसको एफडी में डाल के या और रिक्वायरमेंट्स में डाल के आप उसे जो है, कोई मतलब जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, तो वो ना तो वोलेटाइल होगा और आपका कैपिटल प्रोटेक्शन इज मेन ऑब्जेक्टिव। तो वो जब गोल हॉराइजन सेट होता है तभी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो एफिशिएंट होता है। एक इन्वेस्टमेंट के अंदर हम एक स्ट्रैटेजी हम जनरली एडवाइस करते हैं कि एक बकेटिंग स्ट्रैटेजी है। बकेटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है कि आपने अलग अलग बकेट्स क्रिएट कर दिए। जैसे बकेट वन बनाया, जो बकेट वन जो अगले 2 साल के रेगुलर इनकम को मीट करेगा। एक आपने सेकंड बकेट बना दिया कि वो 3 से 5 साल के इनकम को मीट करेगा। तीसरा बकेट बना दिया जो 6 से 10 साल की इनकम को मीट करेगा। एक बकेट, चौथा बकेट बनाया कि उस बकेट में केवल वो एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं जो केवल 10 साल के बाद आएंगे। और एक फिफ्थ बकेट बनाया कि कोई इमरजेंसी आती है या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं तो उसको हम कवर कर सकते हैं। तो आपने 5 अलग अलग बकेट बना दिए। इसके अलावा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप बकेट बना सकते हैं। जब आपने बकेट बना दिया, हर बकेट का अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग है। बकेट वन के अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज किया, लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट में रखा, बैंक अकाउंट में रखा। बकेट टू है मॉडरेट कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है, आपने उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट टूल्स आपने चूज किए। बकेट फोर है लॉन्ग टर्म है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, आप इक्विटीज को चूज कर सकते हैं या कोई और एसेट क्लास जिसमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको मिल सके। और बकेट फाइव है इमरजेंसी फंड है, तो आप उसमें अगेन फिक्स डिपॉजिट बैंक अकाउंट में रख सकते। तो जो बकेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, इसमें आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ सिंगल इन्वेस्टमेंट एंड मीटिंग योर गोल्स फ्रॉम दैट, आप अलग अलग बकेट बना के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देन यू कैन सिलेक्ट योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये एक मॉडल पोर्टफोलियोज है कि जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है तो 70% डेट में होगा, इक्विटी में 15% है। तो इस तरह के मॉडल पोर्टफोलियोज आपको मिलेंगे। इफ यू सर्च ऑन नेट, बहुत तरह के मॉडल पोर्टफोलियो मिलते हैं, बट दीज आर मॉडल पोर्टफोलियोज, नॉट टू फॉलो स्ट्रिक्टली। जो भी पोर्टफोलियो asset allocation you decide should be based on your financial requirement. Now, building block 5 is retirement planning, and that's the most important aspect. For retirement planning, what it should include: your retirement, parents का retirement, special need dependent expenses, तो आपके अपने retirement expenses, special child के expenses, residential needs, child का residential needs, and savings required, कितना saving required। क्या इंक्लूड होता है? स्पेशल नीड चाइल्ड का केयर प्लान, उसका केयर कैसे होगा आपके रिटायरमेंट के बाद, खासकर ओल्ड एज में, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। कैश फ्लो रिक्वायरमेंट कैसा है, क्या आएगा, कैश फ्लो रिक्वायरमेंट आएगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, क्या आपकी इनकम बनेगी और कितना शॉर्टफॉल होगा। तो ये कैश फ्लो रिक्वायरमेंट एक इट शुड एनालिसिस इट शुड हैव। पेरेंट्स ओन रिटायरमेंट कैश फ्लो, खुद का रिटायरमेंट कैश फ्लो कैसा होगा, कितने एक्सपेंसेस में आपके रिटायरमेंट एक्सपेंसेस मीट हो जाएंगे, क्या लाइफ स्टेज आप कंसीडर कर रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस लाइक गिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, अब रिटायरमेंट में खाली लिविंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे,
गिफ्टिंग भी होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे, तो ये एक्सपेंसेस भी इंक्लूड शुड इंक्लूड. हेल्थ इमरजेंसीज कैन कम अप स्पेसिफिकली इन द रिटायरमेंट, एज, ओल्ड एज. तो all these are element of your retirement planning. तो retirement planning is not simple कि आपने corpus निकाला और planning हो गया, but it should cover your special child care plan, your cash flow requirement, your own plan if you reach old age, and whatever expenses, eventualities which can come. चैलेंजेस क्या आते हैं जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं? पर्सनल सेविंग पे हाई डिपेंडेंस है, बिकॉज रिटायरमेंट प्लानिंग के एक्सपेंसेस लार्जली हमारे ही एक्सपेंस कॉर्पस जो एक्यूमुलेट करेंगे उसी से मीट होगा. पेंशन प्रोविजन जो है दे आर नॉट एडुकेट इनफ, खासकर जो पेंशन पॉलिसीज हैं अगर हम देखेंगे तो दे आर नॉट दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स. एब्सेंस ऑफ अ गुड सोशल सिक्योरिटी, basically कोई government benefit retirement kind of a social security is not available. Longer life expectancy, the life expectancy is rising. Now life expectancy rise अगर rise होगा तो आपके जो child का care है, okay, that is also going to increase. You will have to think of more number of years than probably today. More options for your time, which means you when life expectancy increase for you also, then you have more time after your retirement years. And children will especially will have higher medical child raising cost over the long term, for which you have to provide for. So these are some of the challenges in your retirement years which you have to think, and that's why we say, because itne challenges hain, so you have to think early in life about your own retirement years. Process: identify today expenses of child, identify today expenses of yours, estimate both generation expenses at parent retirement, identify the corpus need at retirement, evaluate saving options to accumulate the desired corpus, and evaluate probabilities of any shortfall. So retirement planning also, much like you did identifying the corpus for your child care, similarly you also identify that what's your financial requirement in the retirement years, expenses for you, expenses for the child, right? So what is the corpus going to be required when you retired for both the generations? Okay, to meet that corpus, how much savings you can allocate today? If you cannot allocate today more, then how you can make adjustment in cash flows? And if there is a shortfall in meeting your retirement goal, then what? Then what will you do? So that probability also have to be taken into consideration. Okay, this is the same case study. The only difference is here that we are estimating, Gaurav wished to retire at 60 years of age. So he want to estimate that 37 years is age today. So after 23 years, what is the amount of money he require? Because at retirement his income stop. So whatever he accumulate in the next 23 years is going to be the corpus which will be provide for his own expenses and plus Vicky expenses. So again, then we identified two expenses. One is family expenses, which is monthly expenses today, excluding special child expenses. Say 4,08,000 or monthly expense of 34,000. And in case of Vicky expenses, we estimate 38,500 is for Vicky. Okay. So what we are estimating is what is going to be the expense at Gaurav retirement, at the age when Gaurav retired, that is, see, after 23 years of lifetime. And as I said, the expenses rise. Now the same expense of 4,62,000 today for Vicky is going to increase to 21 lakh in 23 years, because with an inflation of 7%. And that's where the corpus required for Vicky when Gaurav retire will rise up to 7 CR. Now this is based on expenses. This is a hypothetical case study. This is based on expenses of 4,62,000 today. अगर यही expenses half होंगे, so the corpus would be roughly around 3 to 4 crore when Gaurav is going to retire. And one that was for Vicky, this is for Gaurav's own expenses, Gaurav and and her spouse. So today's expenses are
4 lakh 8,000. The annual expenses in the first year of retirement will be 19 lakh. So he will require an additional corpus of 4.3 CR, which will meet his expenses. So because there are two generations involved, so you have to plan for both the generations, and that's where this monthly expense, identifying expenses separately, corpus for your own retirement and for special child expenses. Now most of the families might do it, in the combined phase, where because most of the families have monthly expenses combined. So a special child expenses, especially related to his food, clothing, all that is combined into family. But it's important that you identify these two, you separate out with these two and identify separately, so that there is a very clear picture that what is your financial requirement for the future. So plan your retirement, identify the corpus needed at retirement. Corpus should include child expenses, evaluate probabilities of any shortfall, adjust today's cash flow if needed. If needed, you might have to adjust today's cash flow. Prepare yourself for more working years. With a special child, that might be situation. Maximize employer retirement benefit. If your employer, you're salaried and your employer gives retirement benefit, maximize it. Evaluate the support after retirement. Evaluate residential needs of the child, where he is going to stay, especially in your old age. When you reach that age where physically you might not be able to care, then where he's going to stay, what are the residential needs after the lifetime. Evaluate probabilities of relocation. You might relocate, just because you have a special child, you might have to relocate to a different city. So there might be probabilities of relocation at your retirement. There will be cost involved. Then there are other factors also. What are the facilities available, what are the services available for special child, where you want to relocate. So you have to think on those lines. Retirement mistakes to avoid. Some of the mistakes we have seen, which should be avoided. Relying on employer benefits, it shouldn't happen. You have to plan. You shouldn't be relying only on the employer benefits. You might not be educated. Not maximizing contributions, over investing in one asset class. It does happen that many a times, you would be conservative in your investment because you have a special child, but then there is a risk factor attached to it. We have seen many families investing only into real estate because it can generate a monthly rental income, but that's is not the right strategy. Not enough invested in growth asset. You need investment in growth asset for long term if you want inflation beating returns and if you want to accumulate a good corpus. Constant changes within the plan is also not advisable. Your plan should not change. Every year you are changing plan with respect to your investment. That shouldn't be the action plan. Heavy borrowing, so debt, you have to look at staying within your means so that it does not impact you financially. Cashing retirement corpus early in life. So whatever you have planned for retirement, it should be for retirement, shouldn't be cashed in early. Okay, that was 5 building blocks. But there is one element also which I want to touch upon, which is also important, and that is your vision. How do you set your vision? And one important tool is letter of intent. Now, it is not a legal document, but okay, let me ask you a question. That suppose today, if you leave your child, to a neighbor for 4 hours, you give verbal instructions, right? What is, they shouldn't be doing, what they should do, how should they take care. You extend it to 48 hours, you can still give verbal instruction. But if you leave your child to somebody else for lifetime, especially after your lifetime, then can you just do a verbal instructions? No, you need to prepare some documents so that they can refer it to understand about your child requirement. And letter of intent is the document which can help, which provides a guiding resource for the next legal guardian or even the trustee. Now, what are the components of letter of intent? It's not a legal document, but the most important document. So if you look at what does it cover, generally it will cover about your family, about members, their history, living, the daily routine, habits of the child, clothes, foods, your vision for lifestyle, residential need, where does the child reside today, what are your chosen option, what is not going to work for the child, healthcare, medication, therapies, what did not work in the past, and
how do you want the next caregiver, the next legal guardian should be doing, the social activities, what does child like, sports, dance, vacations, education, the religious, the places of interest for the child, his likes, his dislikes, and the final arrangement. So this letter of intent becomes a very good document, a guiding resource. So somebody who wants to know about your child care, if they refer to this document, they will be more aware than they are today. And that's why we say, whenever families reach us, that how should we start, and I always say that start with just preparing a letter of intent, because that is the most important document which will provide good information about your child care to somebody who's going to be involved in your child care after your lifetime. So taking a special need planning approach, we should address issues, identify resources, estimate those costs, choose professionals, create a plan today, execute your legal plan, prepare a letter of intent, monitor and update plan. So take a financial planning approach rather than just doing, taking an ad hoc approach and just making your investment or buying some insurances. Rather than that, take a proper special need planning approach. 10 golden rules: incorporate child personal needs, living arrangement, daily activities in the financial plan, review the plan periodically. Where will the child live? The question is important to answer. If viable, avoid giving assets to the child directly. Discuss with your loved ones on what needs to be done. If you die early, pen down your will, form the trust, write a letter of intent, take educate life and health insurance, and finally seek professional help. Do not unplanned if you do not have expertise anywhere. There is a risk of not planning. So always, whatever life stage you are, take a financial planning approach and seek a professional help, but plan for you and your child future. Common mistakes to avoid: not declaring child disability in insurance schemes, not planning for contingencies. These are the common mistakes we have come across while discussing with families. Not planning for own incapacity to work. If you are incapacitated, what is going to happen? Who's going to take care of child? Who will make decisions on the child behalf? Failure to plan for long-term care expenses, planning everything to will, failure to create a trust, estate documents created but not reviewed for long time. Every document you prepare, financial, legal, you need to review it, monitor it periodically. Choice of trustees and executors, and failure to communicate child needs with key people, and failure to plan for adequate funding of the trust if you're going to create a trust tomorrow. Summary of special plan: create special financial plan, execute special estate plan, select the special dream team. Now, what team I am talking about? I am talking about a team for the parents who's going to help you in planning for your future. So financial planners, estate planners, your doctors, your chartered accountants, your legal professional, all these are part of your team. So choose that special dream team which will help you out in planning for your future, and share your special plan with your loved ones. Be sure to take care of special needs. Now, there are some resources which we have created at our website, Plan Special Needs. There is a e-course where you can complete your letter of intent. We have created a self-assessment to know how much you are prepared for your child future and what areas you should cover. You will find the recording of workshops, webinars we do, and we send a 2-minute video tip every Friday to for families, just to on certain aspect to help you to keep your aware. And recently we have launched a special need calculator. So what calculation I have shown you. If you want to estimate for your child, you can just go to this calculator, input the variables, and it will calculate, it will show you your financial requirements. Okay. So PSN life plan system is, we have created. So what we have done that instead of just creating or giving you a financial plan,
We worked on the elements which are important for your life, to for you and your family future. So we created a system, a life plan with 6 elements to cover. So there is a life care plan where the child, understanding child personal and social needs, helping out know how much you are aware, planning with your child life stages. There is a transition plan we prepare, you know minority to adult, home environment to external environment, moving to other state. So what are the issues to address whenever you are in a transition phase? So we plan out, or we help you, making aware you on different transition phases. There is a special needs plan, a complete comprehensive financial plan. There is a legal plan, what legal documents you have to prepare. There is a benefit plan, what are the government benefit, what benefit you have received, and understanding their impact. And a communication plan, that is your vision, where to communicate, whom to communicate, drafting your letter of intent. So this is a 6 elements life plan system which we have created, where we are helping out families to plan out for their future. Okay, that's all from my side on the special needs planning, and happy to take questions now. Thank you so much, sir. It was a wonderful, wonderful webinar on financial planning. I think you've touched almost every aspect, and uh, I would I would like to take all the questions now. I think I had got a few questions before. I'll just check. Okay. Uh, the first question is from Mr. Minocha. He wants to know, life insurance providers are recommending us against getting insurance of special needs children. What is recommended? Okay, so life insurance, they might be recommending you not to take life insurance on special need child. See, life insurance, the benefit has to go to the special child. So you're going to take a life insurance on yourself, not on the special need child. I haven't understood this question well. So if that is the case, they might be right not to take on special child, rather than take life insurance on yourself. Mr. Minocha, are you there? Can you please unmute yourself? Hello. Yeah. Yes. Yeah. Thank you, sir, for the answer. I think you are right. I think that is what the insurance providers also said, not to take on the child's name, Yes. but from ourselves. So yeah, that is correct. So thanks for Okay. that explanation. I just Yeah, there's one more question from We'll Mr. take that. Minocha. He has asked, life insurance providers are recommending us against getting insurance that is done. There's one more. Does medical insurance cover treatment of genetic disease that are since birth? Okay, now this question is very difficult to answer. Yes, life insurance were medical insurance companies were not covering it, but there was a court case which has happened some 2 years back, where the Delhi High Court has also questioned insurance companies not covering genetic disorders. And also, by what I have shown in my presentation in 2020, there is already a mandate from regulator to the insurance companies to start covering genetic disorders. So now insurance companies have to cover genetic disorders, but it has not been implemented fully. Okay, still time, we see what kind of genetic disorders they will cover, right? But yes, medical insurance, the coverage has started. I mean, started from the regulator perspective. Their mandate is already there. It will take some time before you see companies coming out, covering on this aspect comprehensively. There would be, many limitations in the start, but now they have to cover genetic disorders also. Okay, thank you. There's one more question. Do you suggest a set nomination for special kids?
asset nominations. See, you can, if you nominate, your child some specific asset, right? The question is that you will have to identify somebody who's going to manage that asset after your lifetime. Okay, if I have understood the question, so if parent can unmute, can ask a question, so I'll understand it more. Just a second. Mr. Arif, if you can just unmute yourself. Yeah, hi Jitendra sir. Yeah. I was asking like if we have an asset and we are getting some some pay from that one, can we nominate and nominate so that a special child will be getting the benefit from it? See, okay, you can put a nominee, but nominee in the eyes of law is not the final recipient of that money. Okay, he is going to get the money as a legal hire, not as a nominee. So it's important that you nominate your child, but also write a will. Okay, the through will he is going to get that. Now, if it's a bank account, suppose if it's a bank account, right? The bank will transfer the money to the child because he is a nominee. Okay, but there is a legal aspect to it that if the will is not written, he is not going to be the final recipient of that money. Not because if you do not have a will, the succession says that the money has to be distributed between your legal heirs. Okay, now if it has to be distributed between your legal heirs, then he is not going to be the recipient of that complete money. The money has to be distributed. The bank may pass on the complete money to the child name because he is the nominee, but nominee is only a custodian. So you have to understand the difference. So if you're putting a nomination, you also make a will. Okay, saying that this asset is specifically for your child, but the child, because he might not be able to manage the money, you will have to identify a legal guardian who's going to manage that money. Okay, understood. There's a question from myself. I just Yeah. wanted to ask you, the will you're talking about, should it be registered? Registration is not mandatory by law. Okay. Okay, it's not mandatory by law, but it's advisable. Okay. Because what has happened is, quite a few cases, if the will is not registered, the institution has been demanding to get a probate. Okay, now probate in itself is a court process, minimum to 6 months to 1 year process. Okay, and there is a cost involved to it also. So it's better advisable to register your will. Okay. 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 And the letter of intent that you were talking about, that has to be, either, I mean, signed by the parent, or will it be just a diary, or will it be a proper legal document? What will it be? Okay, so letter of intent is not a legal document. Okay. Legally, there is no mention of letter of intent or letter of wishes, as you say. Okay, it's not a legal document. It's a document you prepare, right, to provide information about your child to the next legal guardian. Okay. Okay. See, how much you know about your child, जितना आप जानते हैं इतना कोई दूसरा नहीं जानता, राइट? लेकिन वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है. Correct. अब आपके बाद जो नेक्स्ट लीगल गार्डियन है उसको वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड सो मच, राइट? आपने अपने चाइल्ड का, सपोज मान लीजिए चाइल्ड बॉर्न हुआ, आप अपने चाइल्ड के साथ उसकी मे बी 30 इयर्स की लाइफ टाइम तक रहे, राइट? तो वो जो 30 इयर्स की लाइफ टाइम का जो स्पैन है उसमें रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू अपब्रिंगिंग, हिज बिहेवियर, वो सब आपने समझ, तो होल हिस्ट्री ओके, और वही इम्पैक्ट उसके एडल्ट में भी होगा, लाइफ स्टेज में भी होगा. तो लेटर ऑफ इंटेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप पूरी लाइफ टाइम लिख देते हैं चाइल्ड की, और क्या करना चाहिए उसको, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप एडवाइस भी देते हैं. Okay. Okay. So it becomes a guiding resource, for the future legal guardian. Okay. Okay. But it's not a legal document. Yes, you sign it, you write it. In fact, you update it periodically. Okay. Yeah. Correct. Because Okay. needs change होंगी तो वो सारा Yes. कुछ everything will change. Correct. Yes, yes.
Okay. Are there any more questions from the parent side? If yes, please type it, or you all can directly ask. If you, sir, if you could just run that slide, the last slide which had your numbers and the Okay. website. 1 second. So this is my website, www.planspecialneeds.com. You will find quite a few resources there. In fact, letter of intent में we run an e-course where you on that e-course you get the 4 videos where, and you get a template of letter of intent. वो Okay. template के बाद you have to go through the videos where we have explained कि question by question what you have to write. Okay. So if you can join that e-course, in 10 days you can complete your letter of intent. Oh, okay, okay. So planspecialneeds.com is our website. There you will find most of the resources I have spoken about. Okay, okay. So are there any other questions? Parents can unmute and please ask if you all have any questions. We'll wait for another 2 minutes. If you all have any questions, please ask. Hello. Yes. So you talked about creating a trust. Yes. Could you elaborate a bit on that? How do you create a trust? Okay. What all does it involve? Okay. And a bit on that. I think Pooja, we will have to do a separate webinar because I do webinars on estate planning also, जिसमें will, trust, legal guardianship ये cover करते हैं, and that is also a 2 hours webinar because trust is a very wide subject. Okay. So we will have to do a separate webinar to help families to understand कि trust होता क्या है and कैसे create किया जाता है. हाँ. So we will conduct a webinar on that separately. Okay. I hope soon. Yes, yes. Hello, sir. It's Manish. Yeah. Again. Yeah. So one small question. Earlier on, there were some income tax rebates for caring for your special needs child. Yes. But I don't know. There was some change in laws. I don't know what's the latest status. What's the latest income tax benefits for caring for special needs children? See, the change was that the limit was increased. Okay, so there is a section 80 DD available where you can claim certain expenses, right, which you are incurring on your special child care. So there is a limit of 75,000 and 1.25 lakh based on the disability. So if it's a disability less than 80%, you can claim up to 75,000 in a year. And if it's a severe disability, you can claim up to 1,25,000. So that is the limit. That is a section available. That is a special benefit available. But there is also one more benefit available, especially when the child is minor. Okay, which most parents are not aware of. Is that the clubbing of income provision. See, what happens is, suppose you are in the higher tax slab, okay, and so whatever you are investing, even if you are keeping money in fixed deposit, you are paying the tax at a highest slab rate because it's an interest income is taxable at your income. Now, in the case of minor children, if you invest anything in the name of minor children, in general under income tax, the income of the child also get clubbed with the parent. But there is a benefit in the income tax that if the child has any disability, then if you have any income on the name of the child, it is not going to get clubbed with the parent. That will be treated as a child income, and you can create a separate tax file in the name of the child. So if you as a parent are in a higher tax slab, if you are paying tax on the investment income, probably if you shift that income to the child name,
you can save income tax on that because you can create a separate tax file. So this in clubbing of income provision benefit is specifically available, for families with a special need children, and generally applicable in the minority of the child. Well, that's really good news. Thank you, sir. Thanks for that. So extending that, Yeah. can we gift some corpus to the child, even if the child has become major, 18 years Hmm. plus, Hmm. and then get the child's PAN card and file separately for his return? Is that Yes, possible? yes, certainly. Why not? You can do that. I see. Okay. You can do that. You can create a separate tax file in the name of the child. Okay. And Angelman syndrome children would be treated as 100% disability, and therefore we can claim 1.25 lakhs? No, sir, it will be written on the disability Yeah, certificate. that is It will written be on the disability certificate, and yeah, of course, Angelman syndrome kids have severe disability, but the specific percentage is written on the disability certificate. yes. I think we are done with the questions. Are there any other questions? We'll be winding up. I think you explained it so well. People, I think parents are through with all the aspects, so I don't think they have questions here. Thank you so much, sir. It was an amazing webinar. We got to know so many things on financial planning. I think we have to pull up our socks and start doing it right away, because I think वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है as special parents. एज आई टोल्ड ये बहुत निगलेक्टेड क्या बोलते हैं, इट्स वेरी मच निगलेक्टेड टॉपिक, बट आई थिंक इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर अस कभी भी कुछ भी उठ के आ जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सिर्फ दो तरीके से भी है पूजा की, इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग देर इज सो मच टू कवर. ओके, देर इज सो मच टू कवर. एज आई सेड, स्पेशल नीड प्लानिंग का मतलब है ट्रेडिशनल प्लानिंग प्लस देन एडिशनल प्लानिंग. ओके, सो डिले फ्रॉम द पेरेंट साइड, उसके रीजंस हो सकते हैं. मे बी अनअवेयरनेस भी एक रीजन है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी रीजन है. बट आई थिंक द मोमेंट यू नो कि हाँ फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, एंड द आज की डेट में देर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. Correct. ओके, मीडिया इज ऑल्सो राइटिंग लॉट ऑफ थिंग. You can go and read my book. I have covered everything in detail. But I think the moment you understand it, right, you should start doing planning, because we are doing planning for quite a few families who are almost at the age of retirement. Okay. And there are huge challenges, they are facing, especially on the financial side. So the early you start, the better it would be, till the time you reach your retirement phase. Yeah, correct. Very true, very true. So, in case किसी को financial planning करवाना है, you can get in touch with sir. He'll be there to guide you. I think he stays in Delhi. I'm staying in Ghaziabad, so my Okay. office is in Ghaziabad. Okay. But So- it's like financial planning for families we have been doing across the globe. Okay, So yeah. physical availability is not a Yeah, requirement. अभी Okay. तो खैर because Limitation of नहीं है. कोविड ने सबको और पास लेके आए हैं. I think because And see, we have prepared quite a lot tools. Okay, हम लोगों ने कैलकुलेटर भी प्रिपेयर कर Yeah. दिया है, तो फैमिलीज अगर खुद देखना चाहते हैं कि क्या कॉर्पस चाहिए, देयर इज अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. सभी एरियाज उसमें कवर किए हैं. Okay. एंड वी सी लॉट ऑफ फैमिलीज आर टेकिंग दैट सेल्फ असेसमेंट एंड जस्ट टू नो कि किस एरिया पे मैं ऑलरेडी प्लान हूँ और किस एरिया मुझे भी प्लान करना है. correct. ओके, यूटिलाइज दोस टूल्स एंड जस्ट टेक अ look, okay, this is where I have to plan now. Correct. Very true. So thank you everyone for attending this webinar. As sir said, the next webinar would be on will, trust and estate planning, hopefully soon, because that's a really wide topic. तो I don't think इतने कम समय में वो of course cover हो पाता. So we'll need a separate webinar for that. And thank you so much, sir.
for enlightening us,